मटेरियल चूजिंग, जो हम मटेरियल अभी जैसे हम अभी अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में हम लोग थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। अभी हमने 1960s में हमने एयरक्राफ्ट लिया था फर्स्ट टाइम। उसके बाद से अभी तक हम लोग उस लेवल तक नहीं आ पाए हैं कि हम अपना एयरक्राफ्ट जो है मतलब एक मास प्रोडक्शन कर पाए या समथिंग। बट हमारे पास वेराइटीज ऑफ एयरक्राफ्ट हो। अभी तक हमारे पास तेजस एक एयरक्राफ्ट है। ओके, तो अगर मैं एडवांसमेंट्स की बात करूं इन मटेरियल्स और टेक्नोलॉजी की, तो क्या फ्यूचरिस्टिक चेंज आपको नजर आता है एयरक्राफ्ट डिजाइन में? और अगर मैं बात करूं इंटरेस्टिंग कुछ चैलेंजिंग उसके रिगार्डिंग, आपको लगता है कि इन द फ्यूचर कुछ चैलेंज भी आ सकता है इस डिजाइन के? अगर बात करें किसी भी डिजाइन की, जो भी आपको लगता है। अभी जो एडवांसमेंट हो रहा है एयरक्राफ्ट पे, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मटेरियल चूजिंग। जो हम मटेरियल अभी जैसे हम अभी अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में हम लोग थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। अभी हमने 1960s में हमने एयरक्राफ्ट लिया था फर्स्ट टाइम। उसके बाद से अभी तक हम लोग उस लेवल तक नहीं आ पाए हैं कि हम अपना एयरक्राफ्ट जो है मतलब एक मास प्रोडक्शन कर पाए या समथिंग। बट हमारे पास वेराइटीज ऑफ एयरक्राफ्ट हो। अभी तक हमारे पास तेजस एक एयरक्राफ्ट है जो हमने मतलब अगर बोले तो इनबिल्ट इंडिया में बना है। बाकी अभी फिर भी अभी बहुत मतलब हम पीछे हैं। अगर हम टाइमली अगर इसको हम स्टार्ट करते तो शायद हम आज बहुत सारे एयरक्राफ्ट खरीद बना रहे होते। अभी जैसे रफाल हमने खरीदा जस्ट अभी बाहर से, तो ये सब चीजें अभी मतलब अगर होता तो इंडिया में हम खुद बना सकते थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मटेरियल का। तो कंपोजिट मटेरियल जो है अभी आप देखोगे कंपोजिट मटेरियल का ज्यादा यूज हो रहा है। अब कंपोजिट मटेरियल आप किस लेवल तक हम समझ रहे हैं उसको, ये बहुत बार इंपॉर्टेंट है। अगर आप मटेरियल तो सिलेक्शन आप कुछ भी कर लोगे, लेकिन उस मटेरियल के ऊपर हम कितना अपना ये लगा रहे हैं, R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हम काम कर रहे हैं, वो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। फिर है आपका एवियोनिक सिस्टम। हम डिफरेंट एवियोनिक सिस्टम हम अभी प्रोक्योर कर रहे हैं या फिर हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अब एवियोनिक्स ऐसा चीज है जिसमें पूरा एयरक्राफ्ट का जितना भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो रिजॉल्व करता है। एविएशन में आप जाओगे तो उसका पार्ट मतलब एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसलिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम एवियोनिक सिस्टम को भी हम समझें कि हमारा जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रहा है, जो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर नेक्स्ट वर्जन है जैसे ऑटोनोमस सिस्टम। आजकल हम ऑटोनोमस सिस्टम पे बिलीव कर रहे हैं। AI आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई। तो ये सब चीजें जो है अभी आपका न्यू फ्यूचरिस्टिक जो प्लान है उस पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन इसका हर का हमें एक स्टैंड बाय सिस्टम भी चाहिए। अगर आप AI से कुछ सिस्टम बनाए हो, उसका भी एक स्टैंड बाय सिस्टम होना चाहिए। नहीं होगा तो सब, क्योंकि एयरक्राफ्ट में आपको पता है अगर जब एयरक्राफ्ट एयर में होता है तो इट इज नथिंग, मतलब आप कुछ भी इसका जो निचोड़ है ना नीचे से नहीं कर सकते हो। ग्राउंड से आप कुछ भी नहीं सपोर्ट दे सकते हो। तो एक बंदा जो अंदर बैठा है, मे बी ये मतलब कुछ टाइम में वहां पे कुछ भी हो सकता है। जो पायलट बैठा है उसका दिमाग अभी चल रहा है, थोड़ा देर के बाद उसका दिमाग हो सकता है मे बी ही गेट सैचुरेशन समथिंग, सम इश्यूज कम। सो इसलिए हमेशा एक स्टैंड बाय मोड होता है एयरक्राफ्ट में। तो ये सब चीजें चैलेंजेस है जो कि अभी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है। और टाइम टू टाइम आई थिंक कि इन फ्यूचर वी विल इन इंडिया ऑल्सो वी विल एबल टू गिव द बेस्ट एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड। सो अभी तो इतना ही है इसका। ओके, तो अगर मैं बात करूं एज अ टेक्नीशियन, तो हाउ डू यू बैलेंस द नीड फॉर एक्यूरेसी एंड स्पीड व्हेन कंडक्टिंग मेंटेनेंस टू एंश्योर द सेफ्टी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी? First of all, we should always follow the procedures. There are some SOPs, standard guideline procedures are given by the OEM. Suppose we have taken the aircraft from some a country like from Russia or from France. So they used to give us some manuals to understand the things. If some problem has arise, you should go with that manual and you should work accordingly. So this is very much important. We should follow every procedure from starting to the end. Similarly, we should prioritize our safety procedures. If you are prioritizing it, if you are keeping it at the high topmost level, then there is no chances that you will get some problem or some damages will be there. Then there should be a routine training for every technicians or either supervisors, including pilots. So this will enhance your capability. It is very much important. Similarly, we should work on effective time management, like whatever the time management, suppose a schedule maintenance activities. So we should understand that we should be restricted on various schedule maintenance practices. Similarly, we should use the technology, new technology, whatever the technology is coming, we can use it, and we can try to get things done with this technology. Similarly, we should have a strong documentation procedure. Whatever the work we have done, it should be documented. This documentation is very much important when, suppose you are working now.
tomorrow some other person is coming and he has started working on that aircraft. So if you have not documented it properly, how he will come to know what type of servicing you have carried out? So this is very much important. So then we can keep on continuous improvement of the things, whatever the thing that is going on. You should be keep on continuously improvement of that things. Similarly, for emergency preparedness, suppose you should have the capability, you should handle some emergencies problems that is arising into your stream. So these all things you can use it to follow the good flight services.